की जनता के लिए सोचने के लिए मजबूर करती है कि भाई उनके ही बच्चे क्यों वहां, उन लोगों ने तो पैसा चोरी हेरा फेरी चीटिंग कर करा करके वो पैसा भी विदेशों में भेज रखा है। अरे मोदी जी तो आए इसी बात पर थे कि मैं जो काला धन है उसे इंडिया में लाऊंगा, लेकिन क्या आ पाया? वो तो काला धन की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है। नोट बदले, उनसे क्या लाभ हुआ? खर्चा हुआ, पैसा वहीं की वहीं है। पहले इतनी ब्लैक भी नहीं होती थी। आज 20 वाला पैकेट 2600 रुपए में बिकता है। सदर में जाकर के देखिएगा। क्या मतलब है? अगर एक तरह की शिक्षा होगी तो सभी के बच्चे पढ़ेंगे, एक तरह से पढ़ेंगे, एक तरह से ग्रो होगा। उसमें एक तरह की, हाँ, जो प्राकृतिक व्यवस्था में मानसिकता, जो दिमागी ताकत, दिमागी शक्ति जो है, जो जिसकी ज्यादा कुछ एडवांस है, वो ठीक है, होशियार होगा सर। ये फर्स्ट क्लास होगा। एक स्कूल क्यों नहीं, चाहे प्राइवेट हो। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जब वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? एक ही जगह गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? देखिएगा, मैं अगर आपके इश्यूज पर कहीं वोटिंग हो तो मैं आपके अपने परिवार जितने समर्थक हैं, अनुयायी हैं, मैं सारी वोट आपको डलवा। वो क्यों? चलो बेटा, यहाँ क्योंकि जब इन मनवादी लोगों की ये सोच हो सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है इस देश की परिस्थितियां, ये हालात इस तरीके के हैं। आप गुंडागर्दी से करो इसको लागू तो वो अलग बात है, क्या होगा? अरे भाई, कैसे हो जाएगा? परिस्थितियां, हालात अलग अलग हैं। इधर इस देश में मौसम के हिसाब से भी सब कुछ अलग अलग है, और बोलचाल, भाषा शैली सब अलग अलग है, लेकिन एक संविधान ही ऐसा है जो बांधे हुए है। तो जो आप वाली बात है, उसके लिए तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और बहुजन समाज के भी जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आपके लिए इस बात में अपना वोटिंग करें। क्यों? क्योंकि जब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? 1950 में संविधान लागू हो गया। 10, 12, 15 साल तक ये जो पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल हैं, इनकी सोच भी नहीं थी। हम लोग पढ़े लिखे हैं, जब 10 पैसे और 6 पैसे फीस जाती थी, उस दौरान के पढ़े लिखे लोग हैं, और उन्हीं से हम अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास हैं हम लोग। तो आज के टाइम में एक पार्षद का, एक विधायक का, एक सांसद का, मंत्री का, संतरी का, आईएएस का, आईपीएस का, पीसीएस का, पीपीएस का, एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ पीपीएस एंड यूपीएससी एंड पीएससी, वे बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। आपके जो ये समझ में जो बात आई है, बड़ी विचित्र और बड़ी बेहतरीन बात है, इस देश की जनता के लिए सोचने के लिए मजबूर करती है कि भाई उनके ही बच्चे क्यों वहां, उन लोगों ने तो पैसा चोरी हेरा फेरी चीटिंग कर करा करके वो पैसा भी विदेशों में भेज रखा है। अरे मोदी जी तो आए इसी बात पर थे कि मैं जो काला धन है उसे इंडिया में लाऊंगा, लेकिन क्या आ पाया? वो तो काला धन की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है। नोट बदले, उनसे क्या लाभ हुआ? खर्चा हुआ, पैसा वहीं की वहीं है। पहले इतनी ब्लैक भी नहीं होती थी। आज 20 वाला पैकेट 2600 रुपए में बिकता है। सदर में जाकर के देखिएगा। क्या मतलब है? अगर एक तरह की शिक्षा होगी तो सभी के बच्चे पढ़ेंगे, एक तरह से पढ़ेंगे, एक तरह से ग्रो होगा। उसमें एक तरह की, हाँ, जो प्राकृतिक व्यवस्था में मानसिकता, जो दिमागी ताकत, दिमागी शक्ति जो है, जो जिसकी ज्यादा कुछ एडवांस है, वो ठीक है, होशियार होगा सर। एक फर्स्ट क्लास होगा। एक स्कूल क्यों नहीं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक स्कूल होना चाहिए ना। तो वो होगा तभी ना, जब आपकी ये बात मान लेती है सरकार, आपकी ये बात जनता की समझ में आ जाती है। इस बात पे किसी लोकतांत्रिक चुनाव हैं, चाहे वो किसी प्रदेश के हैं या पूरे देश के लिए चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वहां पर जब ये चीज होगी
कि वोट इस बात पर होगी कि आप एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली लागू करोगे। स्कूल जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल मेरे ही पैसे पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, और शहर में आराम से जब उसका स्कूल नहीं चलता है, मेरे से बिल्डिंग फीस मांगी जाती है, मेरे बच्चे के माध्यम से मेरी मेरी नेक कमाई जाती है, तो वो मजे से जब उसका स्कूल नहीं चलता है तो औरों को करोड़ों अरबों रुपए में बेच देता है उस स्कूल को, तो तब भी तो बंद होता है वो स्कूल। तो भारत सरकार से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि ऐसे प्राइवेट स्कूलों को तत्काल भाव से बंद करके उनमें सरकार की प्रणाली लागू करके शिक्षा दीक्षा कराएं, वहां का जो स्टाफ है उसको विचलित ना करें, काबिल काबिल लोग लगे हैं वहां पर तो उनको जोखिम तो रखें। तो ये एक छोटा प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है। अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो इस देश में ये गुंडागर्दी, ये बेईमानी, हेराफेरी, चिटिंग, धर्म अधर्म और धर्मों के बीच लड़ाई, इंसानियत को इधर उधर बखेर देना, इस तरह का जो ये भाव स्वभाव और व्यवहार इस तरह का नहीं पैदा होगा और बड़ी बेहतरीन शांतिपूर्वक देश चलेगा। जी साथियों, आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस देश में एक ही स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक ही बच्चे पढ़े, और क्या आप चाहते हैं कि एक देश एक एजुकेशन होना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या केजरीवाल सर है, क्या ये मोदी के छोटे भाई लगते हैं आपको? देखिएगा, वो कद में तो छोटे हैं, बॉडी में भी थोड़े पतले हैं मोदी जी के मुकाबले, लेकिन छोटे न कहो उन्हें बड़े कहो। कारण कि मोदी जी ने आज तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है किसी मंच से ऐसा बात कहने की कि मैं आरएसएस का हूं। मेरे तो पहले पूर्वज भी आरएसएस के रहे हैं, जबकि दिल्ली में चुनाव होने पर इससे पहले वाली जो सरकार उनकी थी, उन्होंने शपथ लेते वक्त मंच से ये कहा था, दिल्ली की जनता को याद करना चाहिए कि हम लोग तो, हमारा तो परिवार पूरा आरएसएस का है, हम तो बीजेपी की नीतियां मानते हैं, लेकिन केवल सत्ता मेरे हाथ में रहे इसलिए चुनाव अलग है। ये उनका स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट है। नहीं तो उन्हें ये बात कहने की कहां जरूरत पड़ी कि हमारा परिवार तो आरएसएस का है। मेरे तो ससुर साहब भी आरएसएस के रहे, फादर भी आरएसएस के रहे, सारे नाते रिश्तेदार आरएसएस के हैं, ये बात कहने की कहां जरूरत है। तो इसलिए वो मोदी साहब के छोटे भाई तो चले क्या, वो बड़े भाई सिद्ध होते हैं कि भाई वो आरएसएस के मूल हैं, जबकि मोदी साहब ने आज तक ऐसा बात नहीं बोला। वो लक्षित हैं, दिखाई देते हैं कि हाँ आरएसएस का काम कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को विकसित कर रहे हैं, वो देश का विकास नहीं कर रहे हैं, आरएसएस का विकास कर रहे हैं। तो सेम पैटर्न इनका बात है केजरीवाल साहब का, लेकिन केजरीवाल साहब से तो पीछा छूट गया है। इनका बीज बोए हुए तो केजरीवाल जी के ऐसे हैं, सड़कों पर जो ई रिक्शा का बवाल है, अगर वो रोजी रोटी की बात कहते हैं केजरीवाल जी तो उनको रोजगार देते, ये काम करने के लिए क्यों पुलिस वाला उनको गाली बकता है, सब कुछ है, और वो हमारी जेब काटते हैं। ई रिक्शा वाले एक्सीडेंट मार देते हैं कहीं पर भी, जबकि उनके लिए नियम है, नियम लागू नहीं होते हैं। तो केजरीवाल साहब आपके शब्दों में छोटे भाई और मेरे शब्दों के हिसाब से मोदी साहब से भी तगड़े आरएसएस के वर्कर हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को सोच समझ करके ही, जब भी 27 में अभी मौका पार्षद का मिलेगा, नगर निगम का मिलेगा, वहां पर तब्दीली लाने का प्रयास करें। और दल है ना, हम हैं ना, हम बहुजन समाज पार्टी वाले लोग हैं ना। दिल्ली में जब यूपी में हमारी सरकार चली है, माननीय बहन जी को सब लोग याद करते हैं, तो दिल्ली में भी हमें मौका दीजिएगा ना। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी CGI ने एक बयान दिया है कि मुझसे पिछली बार जो हमने एक ऑर्डर दिया था कि क्रीमी लेयर वो गलती हुई, अब नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। देखिएगा, बहुजन समय चैनल वाले लोगों, चूंकि मैं कानून का आदमी हूं, मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का भी मैं एडवोकेट हूं, और जब हम लोग पेश होते हैं तो मी लॉर्ड जो शब्द बोलते हैं, मैं लॉर्ड शब्द बोलते हैं, तो वो हमारे मुखिया हैं, देश के मुखिया तो हैं ही हैं, विशेषकर जो हम लोग एडवोकेट लॉबी है, हमारे भी मुखिया हैं। बस फर्क इतना है, वो सामने बैठते हैं, हम उनके सामने खड़े होते हैं, तो हम उनकी किसी भी कथन के
अवमानना करने की मंशा तो नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं। क्या मजबूर हैं कि माननीय सीजेआई साहब, गवई साहब आज की डेट के भी हैं सीजेआई, अभी उनका रिटायरमेंट का टाइम है, आ रहा है 4-6 दिन बाद। हाँ, लेकिन ये जो उनका स्टेटमेंट है वो संविधान के बिल्कुल विपरीत है, संविधान के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। कारण क्या है? क्योंकि संविधान में ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया इसका कहीं जिक्र ही नहीं है। आरक्षण का जहां चर्चा आती है तो वहां पर ये चीज नहीं है। ओबीसी में तो लागू है ना। ओबीसी में देखिएगा, ओबीसी वाले लोग ना बोले, उनका आरक्षण ही कब था? मानवर कांशीराम साहब ने जब इस देश में ये आवाज उठाई कि भाई जो इसके लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए काका कालेलकर कमीशन बना था, तो अनुच्छेद 340, 41, 42 तक के उसमें प्रावधान में ये है, क्या है कि देश का राष्ट्रपति समय समय पर इस तरह के आयोग गठित करेगा कि और किन किन जातियों को अनुसूचित जातियों की तरह आरक्षण व्यवस्था की जरूरत है, सुविधा की जरूरत है। तो जब ये बात संविधान में लिखी गई है, काका कालेलकर कमीशन का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। पुनः जब उस पर आवाज उठी, फिर जो है मंडल कमीशन का गठन किया गया, और उस मंडल कमीशन के गठन में जब उसकी रिपोर्ट आई तो इंदिरा जी ने फिर रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर उसके बाद आवाज उठी और इस देश में 1989 के जनरल इलेक्शन में वीपी सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया कि मैं इस देश में मंडल कमीशन लागू करूंगा। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिया और उनको उस आधार पर वोट मिली और वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फिर चुप्पी साध ली। लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने और मान्य बहन जी ने वोट क्लब पर और हमारे जैसे कार्यकर्ता लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनियों के मेन रोड पर इस तरह के नारे लगाए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब जाकर के वो मंडल कमीशन लागू हुआ। तो इनका कहाँ था बैकवर्ड वालों का? बैकवर्ड वालों के लिए कोई वो नहीं था। तो वो भी धन्य रहे मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बीपी सिंह के माध्यम से ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करा करके बैकवर्ड वालों के लिए भी, और फिर उसमें एक चालाकी की। चालाकी क्या की? बिना पिलर के लेंटर डालने वाली बात कि शिक्षा में तो नहीं होगा, नौकरियों में होगा। जब पढ़ेगा ही नहीं आदमी तो किधर से जो मतलब नौकरी मिलेगी? तो वो, लेकिन मेरा कहने का मतलब, इतनी बात करने का मतलब यह है कि उस अनुच्छेद में ये चर्चा है कि देश का राष्ट्रपति समय समय पर इस तरह के आयोग गठित करेगा जो सर्वे कराएगा कि अभी देश में कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। मतलब जातियां हैं, इसका मतलब हुआ कि जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो किसी धर्म के आधार पर नहीं है, किसी अमीरी गरीब के आधार पर नहीं है, कोई प्रांतीयवाद के आधार पर नहीं है, कोई भाषावाद के आधार पर नहीं है, तो वो जाति के आधार पर है। और जातिवाद इस देश में इतना है, कैसा क्रिमी लेयर अभी हरियाणा में हुआ है ना, पूर्ण कुमार का जो सुसाइड केस हुआ है, उसको पढ़ा है, देखा है कि नहीं देखा है? मैं पुनः आपको भी अनुरोध कर रहा हूं, जनता को भी अनुरोध कर रहा हूं आपके माध्यम से कि पूर्ण कुमार वाले मामले को देखो ना। एक आईपीएस है बंदा और टॉप एंड टॉप है, उसको इतना मजबूर कर दिया जाति के आधार पर कि मरने के अलावा उसको और कोई चारा नजर नहीं आया। उसके बाद माननीय गवई साहब ने ये शब्द बोला है, आपके कहने के मुताबिक आया मेरी भी जानकारी में है। तो मान्यवर गवई साहब जो सीजेआई साहब हैं हमारे, उन्होंने ये बात कही है तो उनको तो अपनी ही चिंता कर लेनी चाहिए थी सबसे पहले, क्योंकि प्रत्येक जीव, जमीन का प्रत्येक जीव अपनी अपनी सुरक्षा में लगा होता है कि वो मुख्य न्यायाधीश, उनसे बड़ा न्यायाधीश कौन? सर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब उनकी तरफ जूता फेंका जा सकता है। सर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब एक आईएएस का लड़का है
उसके बच्चे और एक मजदूर के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है, उनमें समानता नहीं होती, इसलिए क्रीमी लेयर होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो आईएएस महोदय ने यूपीएससी का एग्जाम पार किया है, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो जो प्राकृतिक व्यवस्था का नियम है कि भाई जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मैं हूं, अब आप कहेंगे कि भाई व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, मैं एक मामूली मजदूर का बेटा हूं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, और जिस गांव से चला हूं, मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ। अब यहाँ का क्रीमी लेयर लागू करके देखो ना जी, मेरा आईआईटी जुलाई 73 में आईआईटी हौज खास में मेरा एडमिशन हुआ बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। किस आधार पर छूटी मेरी बीटेक, किस आधार पर मेरी छूटी आईआईटी, कि मेरे गांव में जो ब्राह्मण का लड़का था वो केवल झोला छाप डॉक्टर था, और मेरे पिताजी केवल मात्र ये राजमिस्त्री थे। तो वो कहता है, मेरे पिताजी को बहकाता है, क्योंकि मेरे पिताजी अशिक्षित रहे हैं, उन्होंने तो अपने पिताजी का भी चेहरा नहीं देखा ठीक ढंग से, लेकिन हमने अपने बाप का चेहरा देखा है, तो हमने उनका कहना माना है, उन्होंने जो जो कहा हमने किया है। और उनके कहने के मुताबिक वो ब्राह्मण का लड़का कहता है, अरे मिस्त्री साहब कहाँ भेजे छोरा है, छोरा बिगड़ जाएगा। ये बुलंदशहर की भाषा है। और वही आदमी डॉक्टर सत्तार खान को कहता है, मेरे गांव में एमबीबीएस थे, उनसे कहता है देखो देखो चमट्टे का कहाँ जा रहा है। तो ये क्या व्यवस्था है, कहाँ क्रीमी लेयर आ गया। क्रीमी लेयर कह देना आसान है, क्रीमी लेयर का वो दिखाई नहीं देता है, उसकी जाति बदल जाती है क्या, आईएएस की आईपीएस की जाति बदल जाती है क्या। उसको उसका पीएन जो पानी नहीं पिलाता है, बाबा साहब रहे, संविधान लिखने वाले रहे, लेकिन उनको भी पानी पिलाने से, फाइल थमाने से भी नफरत मानी लोगों ने। सीजीआई साहब खुद रहे, उनसे बड़ा सम्मानित आदमी कौन हो सकता है इंडिया में, लेकिन उनकी तरफ भी जूता फेंका गया इस देश में। तो कहां क्रीमी लेयर की बात आ गई यहाँ पर। क्रीमी लेयर शब्द ही आरक्षण पद्धति में कहीं प्रभावित शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए, और ये विद्वानता का परिचय भी होगा। वो जैसा आपने जिक्र किया, या लोगों ने कहा भी है मेरे से कि गवई साहब ने इस मामले में ये ऐसा एहसास किया है कि हाँ भाई ये चीज ठीक नहीं बोली गई है, ये तो संविधान के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो शायद उन्होंने कुछ इस तरह का अनुभव किया होगा, एहसास किया होगा कि हाँ यार ऐसा है तो है सही। सर जो सीजीआई का बात आ गई, तो सीजीआई के प्रति हाई कोर्ट ने एक, जो आपका बार एसोसिएशन है, उनसे एक सुझाव मांगा है कि आप लोग सुझाव दें, 3-4 सुझाव दें कि क्या करें कि आगे किसी जज के ऊपर जूता ना फेंका जाए। आप लोगों का क्या सुझाव है? नहीं, आप सुझाव मांगने की बात करें, सीजे साहब सुझाव मांगने की बात कर रहे हैं, कानून का प्रावधान है ना। हाई कोर्ट मांग रहे हैं। सुनिएगा, हाई कोर्ट से तो अपर में है जाकर के सुप्रीम कोर्ट जी, और घटना भी सुप्रीम कोर्ट की है। तो ये सुझाव दीजिए, सुझाव की यहाँ आवश्यकता क्या है, ये सब टरकाने की बात है। सीधा प्रावधान नहीं है क्या कानून में कि अगर कोई किसी को अपमानित करेगा, और खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी को अपमानित करेगा, सरेआम अपमानित करेगा, तो उसकी तो जमानत भी नहीं होगी, पहले गिरफ्तारी होगी, आफ्टर दैट उसकी बेल वेल की होता रहेगा जी। तो फिर ये जब प्रावधान है तो फिर कैसा सुझाव, वो प्रावधान पर क्यों नहीं चलते, उस कानून पर क्यों नहीं चलते। तो आप सिस्टम कहता है, आप ये कहने का मतलब है कि अगर कानून सख्त कर दी जाए, सुझाव की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अरे मैं अभी आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, और ये तो अच्छा बात है कि आपसे बात हो रही है इस विषय में। अभी 22 अक्टूबर को जिला बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील का एक उठरावली गांव होता है, वहां पर एक दिल्ली पुलिस से एएसआई रिटायर्ड ब्राह्मण समाज का आदमी और उसका बेटा एक जाटव चमार बिरादरी के आदमी को पीटते हैं, सरेआम खेत में पीटते हैं। और बात क्या है कि उसने, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने चक्रोड़, जो चकबंदी में चक्रोड़ छोड़ा जाता है ट्रैक्टर निकलने के लिए, बुग्गी निकलने के लिए, सुविधाजनक रास्ता होता है किसानों के लिए, उसको जोत रखा था। उन्होंने कहा भाई इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसे मत बोइएगा, ये आम जनता का रास्ता हो गया। लेकिन उन आदमियों ने इस बात को मानने के बजाय उसकी ठुकाई पिटाई की, मामला थाने गया। 22 अक्टूबर की घटना थी, 22 अक्टूबर को दिया गया थाने में लिख करके, और वहां पर 27 तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। मुझे यहां से बोलना पड़ा, मैंने जब कहा तो एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर में चूंकि एससी एसटी के अगेंस्ट था ये मामला, तो इसमें सीओ लेवल का आदमी, हमारे दिल्ली पुलिस में एसीपी रैंक का आदमी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, आईओ बनेगा। तो सीओ शिकारपुर वहां पर आईओ बना, उसने स्टेटमेंट लिया, मैंने उसको बात की, उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं। हमने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हमारी भाषा जो लीगल है, आपकी भाषा जो लीगल है,
आप यूपी पुलिस के लोग हो, हम कानून के लोग हैं, हम वकील हैं, तो जो एक लीगल लैंग्वेज है कि विक्टिम को नेचुरल जस्टिस मिल जाना चाहिए। मैंने ये डायलॉग 2 बार रिपीट किया, भले उन्होंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग पे था उनका फ़ोन, आज भी ये बात हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने कहा मैं सर स्टेटमेंट ले रहा हूँ, स्टेटमेंट लिया गया, लेकिन दबाव बना करके, उन लोगों को डरा करके, धमका करके और पगड़ी पैरों में डाल करके, मना करके समझौता कर लिया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे साथ अपराध होगा और फिर हम पे दबाव बनाया जाएगा, हम समझौता कर लेंगे, तो फिर हमको झूठा करार दिया जाएगा और फिर एक झूठा केस दर्ज करने के हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी। तो जब हमारे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने का प्रोविजन है, झूठा केस दर्ज कराने पर एफआईआर करने का प्रोविजन है, उसको जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करता है, तो फिर जब एससी एसटी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, तो उसमें बेल क्यों देने की बात कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, पहले बेल करे, उसको भेजिएगा, जेल भेजिएगा। जी, एडवोकेट सुरेश चंद्र सर थे। कैसी रही बातचीत, आप प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं और आपसे विनती है, निवेदन है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में लिखेंगे। और छोटी सी अपील है कि यदि हमारे चैनल को आप चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता आगे बढ़ी रहे, तो हमें आर्थिक मदद भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। देखिएगा, आपके शब्दों के साथ में मैं अपने अल्फाजों को विराम तो दे ही रहा हूँ, इस अनुरोध के साथ कि मेरी बातों को अन्यथा न लेकर के व्यवहारिकता, गंभीरता के साथ उसका एहसास करें, अनुभव करें और विवेकता के आधार पर, विवेकशील होने के आधार पर, पूर्णतः विवेक का सहारा लेकर के जो आज का ये माहौल बना है देश का, उसको सुधारने में अपना सहयोग प्रदान करें और फिर पुनः बहुजन समय चैनल के लिए जो लोकप्रिय है अपने में और वो खबर देता है जो बिल्कुल करंट खबर है, ऐसे चैनल के भी लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। आप जैसे श्रोता अपना खुशहाल रहें, इधर चैनल वाले लोग खुशहाल रहें, इधर पूरा देश का माहौल खुशहाली के माध्यम रास्ते पर चले, इस चाहत के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सुना और सुनेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।